हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। मेरा नाम है मोहित गंगवार। यहाँ मेरा इंट्रो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी की परीक्षा आपकी बहुत जल्द होने वाली है। बहुत ही कम दिन शेष बचे हैं, ऐसे में आपको अपनी तैयारी जोरों से स्टार्ट कर देनी है। ध्यान रखेंगे, रिवीजन इस समय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करते रहिए। करंट अफेयर पढ़िए। 3 सेक्शंस आपको आने हैं इस एग्ज़ाम में, ये पता होना चाहिए। 3 सेक्शंस मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जीएस आना है आपका, मैथ और रीजनिंग, यही 3 सेक्शंस आने हैं। जीएस, मैथ और रीजनिंग। जीएस 40 नंबर का आएगा, मैथ 30 नंबर का और रीजनिंग भी 30 नंबर की आएगी। तो इसमें जो प्री निकालने के लिए आपका ये जो मैथ और रीजनिंग है ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मैं सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी प्री निकालने के लिए मैथ और रीजनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन होता है जहाँ आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। इन जो 60 प्रश्न हैं इनमें से आप अगर 50 प्रश्न भी सही कर लेते हैं और इन जीएस के 40 प्रश्नों में अगर आप 20 प्रश्न भी सही सही हल कर लेते हैं तब भी आपके 70 मार्क्स हो जाते हैं, जो कि नॉर्मलाइजेशन के बाद और भी अधिक बढ़ जाएंगे और आपका प्री निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो यही एक स्ट्रेटजी है इसकी प्री निकालने की। तो जीएस ऐसा नहीं है हमें जीएस को इग्नोर करना है। जीएस में साइंस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, आपको पता होगा। साइंस से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साइंस में 3 सेक्शंस हैं, आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो जिसमें कि फिजिक्स के लिए मैं आज से शुरुआत कर रहा हूँ वीडियो की। तो फिजिक्स में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका लाइट, यानी कि प्रकाश। इस प्रकाश से, जो कि भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आता है, इससे जितने भी आरआरबी एनटीपीसी में प्रश्न पूछे गए हैं, 44 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था 2016-17 वाला आरआरबी एनटीपीसी का। उसमें जितने भी क्वेश्चन फिजिक्स के हैं लाइट चैप्टर से, उन सभी प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा और जितने भी क्वेश्चन प्रकाश से बनने हैं वो इसी में से आएंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 31 प्रश्नों को शामिल किया है और ये 31 प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन जब मैं करूँगा तो लगभग आपके 60+ क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसका जो पहला प्रश्न है देखिए आपके सामने ये रहा, जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था। पहला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके ऑप्शन देखिए, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तीसरा विकल्प है 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड और चौथा विकल्प है 3 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान रखेंगे कि जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात में, निर्वात का मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में या निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। सबसे ज़्यादा अगर आपसे कोई पूछा जाए कि प्रकाश की चाल कहाँ होगी तो अधिकतम होगी कहाँ? निर्वात में। ठीक है, तो कितनी होती है? तो ध्यान रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका विकल्प नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो दृश्य प्रकाश है उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हमसे पूछी जाती है। तो दृश्य जो विजिबल लाइट होती है या दृश्य प्रकाश होता है, इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये प्रश्न भी पूछा गया है आपसे। इसके अलावा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो c/μ के बराबर होती है। जहाँ c क्या है? प्रकाश की चाल है और म्यू क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक है। तो अगर ये इक्वेशन हमारे पास है तो ध्यान रखेंगे जो म्यू है, अगर म्यू अगर किसी भी माध्यम का बढ़ जाएगा तो जो माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। जहाँ c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होगी, आपसे अरेंज करने को पूछा जा सकता है। तो ध्यान देंगे, वी ए इज ग्रेटर देन वी डब्ल्यू
इज ग्रेटर देन वी जी इज ग्रेटर देन बी डी। ये आप याद रखिए। सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल आपकी एयर में होगी, मैंने तो बता दिया है कि निर्वात में अधिकतम है, उसके बाद एयर में सबसे ज़्यादा चाल होगी प्रकाश की, उसके बाद वाटर में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद जी फॉर ग्लास में सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे लास्ट में डी फॉर डायमंड में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होगी। तो ध्यान रखेंगे सबसे ज़्यादा जो प्रकाश की चाल है वो निर्वात में, दूसरे नंबर पे एयर में, और ये एक तरीके का सीक्वेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। ठीक है, ध्यान देंगे जो डायमंड है इसका अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है, तो जिस चीज़ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसकी प्रकाश में चाल जो है अधिक उससे मिनिमम हो जाएगी। तो डायमंड में प्रकाश की चाल सबसे कम हो जाएगी, एयर में प्रकाश की चाल ज़्यादा हो जाएगी। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश एक साल में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। ध्यान देंगे, इस प्रश्न का हल जानने के लिए आपको दो बातों का पता होना जरूरी है। नंबर एक, कि एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं, अगर आपको ये पता है, और दूसरी बात ये कि ट्रिलियन क्या होता है, अगर आपको ये पता है तब ही आप इस प्रश्न का सही आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी, प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, और चार विकल्प दे दिए जाते हैं कि दूरी, समय, और इस तरीके से चार विकल्प दे देगा, दूरी, समय, ताप। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा कि एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो एक लाइट ईयर में लिख दे रहा हूँ प्रकाश वर्ष को। तो एक लाइट ईयर बराबर या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 टू दी पावर 12 किलोमीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष में इतने किलोमीटर होते हैं। ठीक, अब हम 9.46 को अप्रॉक्सीमेट 10 मान लेते हैं, और जो 10 टू दी पावर 12 है वो होता है किसके बराबर, ट्रिलियन के बराबर। तो ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं, 12 जीरो होते हैं, तो ये अप्रॉक्सीमेट कितना बन जाएगा, 10 ट्रिलियन के बराबर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10 ट्रिलियन। ठीक, तो एक साल में प्रकाश इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ध्यान देंगे, आपसे ये भी पूछा जाता है कि मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन क्या होता है। तो मिलियन में कितने जीरो होते हैं, या 10 टू द पावर कितना होता है, 6। ठीक है, ऐसे बिलियन में क्या होता है, 10 टू द पावर 9, और ट्रिलियन में क्या होता है, 10 टू द पावर 12। ठीक, ये यूनिट आपसे कन्वर्ट करने के लिए भी एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। आपको ध्यान रखना है कि एक जो बिलियन होता है उसमें 1000 मिलियन होते हैं। ठीक है, एक बिलियन में 1000 मिलियन, ऐसे ही एक ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं। तो ये यूनिट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए मिलियन में कितने जीरो होते हैं, तो 6 जीरो होते हैं। बिलियन में पूछा जाए कितने जीरो होते हैं, तो 9 जीरो होते हैं। और ट्रिलियन में पूछा जाए तो 12 जीरो होते हैं। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक बात और मैं इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है पारसेक। क्या होता है, पारसेक। ये जो पारसेक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, सबसे बड़ा मात्रक दूरी का पारसेक होता है। ध्यान देंगे कि एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ठीक है, बाकी एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, कितने किलोमीटर होते हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है। ठीक है, इतना ही मुझे इसमें बताना था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अभी मैंने एक फार्मूला बताया था कि Vm
किसी माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो क्या होती है, c, यानी कि प्रकाश की निर्वात में चाल डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू क्या है, ये म्यू जो है आपका अपवर्तनांक है। क्या है, अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश की गति के अनुपात को, तो यहाँ पर हम म्यू को यहाँ ले आते हैं, ये बराबर है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, c/v/m। तो ये है c क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, vm क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, म्यू कहा जाता है। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसे हिंदी में अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, तो एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात यानी c/vm को क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिस माध्यम से लाइट पास हो सके उसे क्या कहते हैं। ठीक, इसके ऑप्शन देखिए, ट्रांसलूसेंट, दूसरा ओपेक, तीसरा ट्रांसपेरेंट या चौथा विट्रियस। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को हिंदी में पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई माध्यम जहां से लाइट पास हो सके तो उसे पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। जैसे कि ग्लास है ना, ये एक पारदर्शी माध्यम है। जैसे जल है, यहाँ से भी लाइट पास हो जाती है, तो जल या वाटर भी क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है। इसके विकल्प देखिए, हरा, नीला, लाल और बैंगनी। तो ध्यान रखेंगे कि जो आवृत्ति सबसे जो कम है वो है लाल रंग की। तो ये आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस रंग की प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, किसका जो डिस्पर्जन है, किसका बिखराव किस रंग का सबसे कम है। तो इस तरीके के तमाम प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आप उसको हमेशा याद रखिए। उठाइए लाल रंग को। ठीक है, लाल रंग, ये जो लाल रंग है जिससे मैं लिख रहा हूँ, इस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य, इस लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, एक चीज़, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गई, और ये रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा जो आपके चौराहे पे वो जो लाल सिग्नल लगा होता है, या जो अधिकतर जो सिंबल होते हैं वो लाल रंग के इसीलिए रखे जाते हैं क्योंकि लाल रंग का बिखराव जो होता है वो सबसे कम होता है। इसीलिए लाल लाइट जो है दूर से ही अच्छे से चमक जाती है। तो लाल लाइट की जो वेवलेंथ है या तरंग दैर्घ्य है ये सबसे ज़्यादा होती है। ये बात आपके पास पहुंच गई। तो एक एक रिलेशन होता है v बराबर एफ लैम्डा, यानी कि लैम्डा इज डायरेक्ट लैम्डा इक्वल टू v/f, यानी कि लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति सबसे कम होगी। ये भी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, b बराबर n लैम्डा से। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अगर सबसे ज़्यादा है तो इसका मतलब लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी। लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होगी, सबसे कम। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हो गई आपके पास कि लाल रंग की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे ज़्यादा है। ये रटने की ज़रूरत नहीं, मैंने बता ही दिया आपको सिग्नल वाला एग्जाम्पल। और तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में अपोजिट रिलेशन होता है, विपरीत संबंध होता है, इसलिए आवृत्ति लाल रंग की सबसे कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमसे पूछा था कि किस प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम है, तो ध्यान रखेंगे लाल रंग की आवृत्ति सबसे कम होती है। अब बात आती है इसमें, अब बात आती है कि तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, तरंग दैर्घ्य कम किसकी होती है। तो कम सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, बैंगनी रंग की। किसकी होती है, बैंगनी रंग की। क्योंकि अभी मैंने लाल बताया था, क्योंकि आपने विबग्योर वो पढ़ा होगा, विबग्योर करके पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे नीचे जो है वॉयलेट यानी कि ये जो बैंगनी रंग का होता है और सबसे ऊपर रेड रंग का होता है। तो तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की।
और आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो किसकी होती है? आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो बैंगनी रंग की होती है। क्योंकि मैंने क्या बताया, जो तरंग दैर्ध्य अगर कम है जिस चीज़ की, उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा होगी। अभी मैंने रिलेशन बताया था B बराबर n लैम्डा। तो तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी? बैंगनी। और आवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी? बैंगनी की। ठीक, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, सिर्फ आपको लाल वाला याद रखना है और बाकी जो भी इसका पूछा जाए आप उसका उल्टा कर दीजिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि लाल किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, ये पूछा तरंग दैर्ध्य कम किसकी होती है, ये हमसे मान लीजिए सवाल पूछा तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है। तो आपको पता है, मैंने पहले बता दिया, लाल रंग आपको याद रखना है। तो लाल रंग की अभी मैंने बताया था तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, वो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब जो रंग बचा हुआ है, या तो आंसर ये आपका बैंगनी होगा या तो या आंसर लाल होगा। तो लाल तो हो नहीं सकता क्योंकि तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे कम वाला आंसर क्या बचा? बैंगनी, वही तो बचा है। तो बस ऐसे हम बना के आराम से क्वेश्चन सही कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमसे पूछा था प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम किसकी है, तो हमने क्या बताया था? आवृत्ति सबसे कम किसकी होती है? लाल रंग की। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब आप बताएंगे आसानी से, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ठीक, तो इसके विकल्प देखिए, लाल, नारंगी, नीला और बैंगनी। तो अभी मैंने बताया था तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा अभी बताया था, सबसे ज़्यादा क्या था? लाल था। सबसे ज़्यादा लाल या रेड था। तो इसका मतलब सबसे कम कौन सा हो जाएगा? या तो आंसर लाल होगा या तो आंसर बैंगनी होगा। तो यहाँ हमसे पूछा सबसे कम, तो सबसे कम क्या हो जाएगा? बैंगनी। सबसे कम क्या हो जाएगा? बैंगनी। तो सबसे कम हो जाएगा बैंगनी। इसका जो है डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें अपवर्तनांक भी पूछ सकता है कि किसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। तो अभी मैंने बताया था लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? लाल रंग का अपवर्तनांक, लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा? सबसे कम होगा। अपवर्तनांक सबसे कम है, इसीलिए तो उसका डिस्पर्जन या बिखराव सबसे कम हो पा रहा है। लाल रंग नहीं बिखरता है, उसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल रंग में सिर्फ तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, बाकी सब कुछ कम ही कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो ये आपसे पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी में। ऑप्शन देखिए, वाहनों में रियर व्यू मिरर, शीशे की खिड़कियां, सी मेकअप दर्पण, या चौथा कैलिडोस्कोप। तो ध्यान रखेंगे, उत्तल दर्पण में वाहनों में रियर व्यू जो मिरर होता है ये उत्तल दर्पण का बना होता है। ठीक, तो आपको इसमें दो एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में होता है। तो एक तो आपका वाहनों में रियर व्यू मिरर होता है, और एक पूछा जाता है आपसे सोडियम परावर्तक लैंप। ये जो सोडियम परावर्तक लैंप होता है इसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वाहनों में रियर व्यू मिरर और सोडियम परावर्तक लैंप। बाकी जितने भी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे वो सभी अवतल दर्पण के होंगे। ठीक है, ज़्यादातर अभी मैं बताता हूँ। तो इसकी ट्रिक भी बना लीजिए कि लैंप के पीछे देखो। ठीक है, लैंप के पीछे, लैंप के पीछे देखो, ऐसे बना लेंगे कुछ कि आपको याद रहे कि उत्तल दर्पण की एक ट्रिक है कि लैंप के पीछे देखना। लैंप से मतलब जो सोडियम परावर्तक लैंप है, और पीछे देखने का मतलब आपको याद आ जाएगा कि जो रियर व्यू मिरर होता है जो गाड़ी के पीछे देखने के लिए ड्राइवर के लिए होता है, इन दोनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं आपके वो सभी अवतल दर्पण के होते हैं। तो यहीं पे अवतल दर्पण के भी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जिससे कि आगे दिक्कत ना हो। अवतल दर्पण किस में प्रयोग होता है ये आपसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो आपका दाढ़ी बनाने में याद रखना है, दाढ़ी वाला याद रखना है एग्जाम्पल। दूसरा जो आँख कान नाक के डॉक्टर होते हैं वो याद रखना है, वो सब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो वाला एग्जाम्पल याद रखना है। और तीसरा आपको याद रखना है जो वाहनों की हेडलाइट होती है इसमें भी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है किसमें? अवतल दर्पण में। ठीक है, ये तीन चार एग्जाम्पल हैं, ये आपको अवतल दर्पण में याद रखने हैं।
तो दाढ़ी बनाने का काम आता है। आँख कान नाक जो दांतों के डॉक्टर होते हैं ये भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। बाकी जो गाड़ी की जो हेडलाइट होती है इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसके अलावा सोलर कुकर भी होता है, इसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मैंने ट्रिक बता दी, केवल उत्तल वाला याद करना है, उत्तल दर्पण, वाहनों में रियर व्यू मिरर, और एक आपको याद रखना है क्या, सोडियम परावर्तक लैंप। बाकी जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं जो भी आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं ये इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं भूलेगा आपको कि कौन सा एग्जाम्पल किस में यूज होना है। तो बस वो दो याद रखेंगे, जो बचे हुए हैं वो अवतल दर्पण में यूज हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन देखिए, थॉमस एल्वा एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इवेंजेलिस्टा और इसैक न्यूटन। तो ध्यान रखेंगे जो बाईफोकल लेंस है इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो यहाँ जो बाईफोकल लिखा हुआ है ना, बाईफोकल, बाईफोकल, तो इसको हम बना लेंगे वाइफ। क्या बना लेंगे, वाइफ। वाइफ यानी कि जो धर्म पत्नी होती हैं ये क्या करती हैं, फेंक के मारती है ना बेलन। तो ये बेलन फेंक के मारना इस तरीके से आप दिमाग में बैठा लिए कि फेंक के मारती हैं वाइफ कुछ भी, और इस तरीके से फेंक के मारना से फ्रैंकलिन जो है लिंक हो जाएगा आपका एग्जाम में। ठीक, तो इतना बहुत है याद करने के लिए। अब समझ लेते हैं काम की बात, बाईफोकल लेंस होता क्या है। तो यहाँ पर वाई वर्ड आ रहा है, तो बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब क्या होता है, टू। तो इसमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोनों का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये साफ हो गया, जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और दूर दृष्टि दोष दोनों हैं, उन दोनों दृष्टि दोषों का निवारण करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस इसमें ऊपर होता है ऐसे करके, और उत्तल लेंस इसमें नीचे होता है। तो अवतल लेंस आपको पता होगा कि जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए प्रयोग होता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से एक सामंजस्य बिठाया जाता है। तो दोनों जो जो दोनों दिक्कतें हैं आदमी को कि अवतल निकट का भी या दूर का जो भी नहीं दिख रहा है, तो दोनों लेंस एक साथ लगा के इस दृष्टि दोष को जो है निवारण इसका कर दिया जाता है। तो ठीक, बेंजामिन फ्रैंकलिन याद रखना है, और इसमें दोनों लेंसों का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है कि अवतल लेंस जो होता है वो निकट दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है, और जो उत्तल लेंस होता है वो दूर दृष्टि दोष के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं। विकल्प देखिए, टेफ्लॉन, हाइड्रोजेल, नायलॉन और माइका। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हाइड्रोजेल। ध्यान रखेंगे जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, जो आँखों में जो कॉन्टैक्ट लेंस लगते हैं, ये सिलिकॉन हाइड्रोजेल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सिलिकॉन हाइड्रोजेल के बने होते हैं। अच्छा, अब इसको आप एग्जाम में याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, कॉन्टैक्ट आ रहा है। कैसा आ रहा है, कॉन्टैक्ट वर्ड आ रहा है। कॉन्टैक्ट लेंस है ना, तो अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में कांटेक्ट में आने से हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, कांटेक्ट में आने से हर कोई डर रहा है। ठीक, तो हाइड्रा से आप डर वर्ड जो है लिंक कर लेंगे, ये ना, हा डरो, कांटेक्ट से डरो या हा डरो, तो हाइड्रो से आप ये इस तरीके से थोड़ा सा आपको एग्जाम में याद हो जाएगा। ठीक है, तो कांटेक्ट से हा डरो, तो हा डरो से हाइड्रो लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो सिलिकॉन हाइड्रोजेल आपको पता चल गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लेंस की पावर को किस में मापा जाता है। विकल्प देखिए, लुमेन, डायोप्टर, कैंडेला और एओन। तो ध्यान रखेंगे कि लेंस की पावर को डायोप्टर में मेजर किया जाता है। लेंस की पावर को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर होता है 1/f। एफ क्या होता है, फोकस दूरी होती है जो कि मीटर में होनी चाहिए। ठीक, और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि किसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और किसकी ऋणात्मक होती है। तो ध्यान रखेंगे कि जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी या पावर कुछ भी मान सकते हैं। उत्तल लेंस की जो पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो अवतल लेंस होता है इसकी जो पावर होती है या फोकस दूरी होती है ये कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, दोनों चीज़ें पता चल गई। अब कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो देखिए पावर आ रहा है,
तो पावर में जो भी व्यक्ति होता है वो हमेशा क्या करता है, डांटता रहता है। तो इस तरीके से भी आप कुछ बना लेंगे तो डायोप्टर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है या रिक्त स्थान है? तो ध्यान रखेंगे कि जो सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये वह दूरी होती है जब किसी व्यक्ति की आंख बिना किसी खिंचाव, बिना किसी तनाव के किसी वस्तु को आराम से देख सकती है। तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होती है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक चम्मच है जो टेढ़ा दिखता है, किसका उदाहरण है? तो एक चम्मच जो यहाँ पर एक मिसिंग है जल में। ठीक है, तो वाटर में कोई चम्मच पड़ा हुआ है या कील पड़ी हुई है, वो टेढ़ी दिखती है, ये किसका उदाहरण है? ठीक, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जब भी कोई चीज़ टेढ़ी मेढ़ी दिखे या उसके आकार में परिवर्तन दिखे तो सब में एक ही आंसर होता है और वो होता है अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ठीक है, तो अपवर्तन में जितने भी एग्जाम्पल हैं मैं सब आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप जल में कोई छड़ पड़ी हुई है वो टेढ़ी दिख रही है, एक एग्जाम्पल ये आपको याद रखना है। पानी में कोई सिक्का पड़ा हुआ है, ये उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी एग्जाम्पल किसका है? अपवर्तन का है। तारे टिमटिमाते हैं, ये प्रश्न आपसे कई बार पूछा जाता है। तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण भी क्या होता है? अपवर्तन होता है। इसके अलावा एक आपसे एग्जाम्पल पूछा जाता है कि सूर्यास्त और सूर्य से पहले भी सूर्य का दिखाई देना। ठीक है, सूर्यास्त से और सूर्योदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, अगर ये एग्जाम्पल भी पूछा जाए तब भी इसका आंसर क्या लगाएंगे? अपवर्तन। तो सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए जो अपवर्तन में आपसे पूछे जाते हैं। किसी भी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, सिक्का उठा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देना सूरज का, ये सब एग्जाम्पल काहे के हैं? अपवर्तन के। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, हमें घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है? ठीक है, तो इसका विकल्प देखिए। ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, ये हरे रंग के प्रकाश को अवशोषित करती है, ये हरे रंग के अलावा अन्य सभी प्रकाश को परावर्तित करती है, या डी, ये हमारी आंखों पर सफ़ेद प्रकाश को परावर्तित करती है। तो ध्यान रखेंगे, विज्ञान के अनुसार किसी भी वस्तु का कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक, कोई भी वस्तु कोई भी रंग लेके पैदा नहीं होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमें किसी भी चीज़ का रंग तभी दिखाई देता है जब वह वस्तु उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है। उसी रंग को परावर्तित जब वो वस्तु कर देती है तभी हमें वही रंग दिखाई देता है। तो जैसे घास का रंग हमें हरा दिखाई देता है तो इसीलिए देता है क्योंकि जो घास है वो हरे रंग को ही परावर्तित करती है हमारी आंखों पर, इसीलिए हमें वो हरे रंग का दिखाई देता है। तो यहाँ पर यही विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित कर देती है। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, हमेशा याद रखेंगे परावर्तन वाला कॉन्सेप्ट। जैसे आपसे पूछा जाए कि गुलाब में जो लाल पंखुड़ी है ये लाल ही क्यों दिखाई देती है, या जो मैं लिख रहा हूँ ये लाल ही क्यों दिखाई दे रहा है, तो इसका कारण ये है कि जो प्रकाश इस लाल रंग पर पड़ रहा है तो ये लाल रंग को ही परावर्तित कर रहा है, बाकी सभी रंग को अवशोषित कर ले रहा है। तो जो प्रकाश परावर्तित हो रहा है वो लाल रंग का है, इसीलिए आपको लाल रंग दिखाई दे रहा है, बाकी सभी रंग वो अवशोषित कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का कोई भी प्रश्न आए आप परावर्तन वाला एग्जाम्पल लगाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे, इसी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है? ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है? इसमें परावर्तन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ध्यान रखेंगे, जो ब्लैक बोर्ड का मतलब काला, कोई भी चीज़ काली है तो इसका मतलब ये हुआ ये सभी रंग को अवशोषित कर ले रहा है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये काला दिखाई देता है। तो अब सीधी सी बात है, मैंने जो परावर्तन वाला बताया तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसने सभी रंगों को अवशोषित कर लिया है
तो इसका मतलब परावर्तन हुआ ही नहीं है, परावर्तन हुआ ही नहीं है। तो परावर्तन हुआ ही नहीं है किसी चीज़ का, इसका मतलब वो कैसी दिखाई देगी, काली। तो कहने का जो अच्छा तरीका ये होता है कि सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है ब्लैक बोर्ड, इसीलिए वो हमको काला दिखाई देता है। तो ये दो एग्जाम्पल आपसे एग्जाम में मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, दो प्राथमिक रंग हैं लाल और नीला, इनके मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। विकल्प हैं सफ़ेद, पीला, मैजेंटा और सियान। तो ध्यान रखेंगे कि लाल और नीले से क्या बनता है, मैजेंटा, मैजेंटा कलर। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राथमिक रंग है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो प्राथमिक रंग कितने हैं, RGB। कितने हैं, RGB, यानी कि 3। ये RGB याद रखना है। R का मतलब रेड है, G का मतलब ग्रीन है, और ब्लू का मतलब, B का मतलब ब्लू यानी कि नीला है, यानी कि हरा, यानी कि R से लाल, हरा और नीला, इन 3 रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ठीक है, एक ट्रायंगल आपको याद होना चाहिए, तो इससे भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लाल रंग है, R है, दूसरे यहाँ पर G हरा रंग है, और ये जो है B यानी कि ब्लू यानी कि नीला रंग है। यही 3 प्राथमिक रंग हैं, यही आपके टेलीविज़न के भी कलर होते हैं। तो अगर जैसे आप लाल और हरा यानी कि R और G को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, बाई यानी कि येलो बन जाएगा। ऐसे ही आप ग्रीन और ब्लू को मिलाएंगे तो आपका पीकॉक ब्लू बन जाएगा, यानी कि पीकॉक नीला बन जाएगा। ऐसे ही आप रेड यानी कि लाल और ब्लू यानी नीले को मिलाएंगे तो आपको मैजेंटा कलर प्राप्त हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आपस में मिला देने से जो बीच में रंग होता है, ये क्या होता है, सफ़ेद रंग। क्या होता है, सफ़ेद रंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमसे लाल और नीला याद रख पूछा था, तो ये हो गया R से लाल और B से नीला, तो आंसर क्या हो जाएगा, M से मैजेंटा। तो इसका C विकल्प सही हो जाता। यहीं पर हमसे पूछा, आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि द्वितीयक रंग क्या होते हैं। तो द्वितीयक रंग का मतलब होता है प्राइमरी जो कलर है, जो प्राथमिक रंग है, उनको मिलाने से क्या मिलता है, द्वितीयक रंग मिलता है। जैसे लाल है और हरा है, तो इनको मिलाने से जो पीला बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, द्वितीयक रंग हो जाएगा। इसी में आपसे पूछा जाता है पूरक रंग क्या होता है। तो पूरक रंग का मतलब है जिन रंगों से मिल के सफ़ेद रंग प्राप्त हो, तो उसी को क्या कह देते हैं, पूरक रंग कह देते हैं। जैसे लाल और जो पीकॉक ब्लू है, इनको मिलाने से बीच में क्या मिल रहा है, सफ़ेद मिल रहा है। ऐसे ही आपका ब्लू है और पीला, पीला और ब्लू, इनको मिलाने से बीच में क्या मिलेगा, सफ़ेद मिलेगा। तो ये सभी जो है पूरक रंगों के उदाहरण हैं। ठीक, इतना ही आपसे इसमें पूछा जाता है। बढ़ें आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के प्राथमिक रंगों में किससे जाना जाता है। तो इसका मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो प्राथमिक रंग होते हैं 3 होते हैं, कौन कौन से, RGB। R से रेड यानी कि लाल, G फॉर ग्रीन यानी कि हरा, और B फॉर ब्लू यानी कि नीला। यही 3 कलर होते हैं जिनको हम प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हीं को टेलीविज़न का कलर भी कहते हैं। जो टेलीविज़न के मेन प्राथमिक कलर हैं, टेलीविज़न के कलर, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें भी हम RGB याद रखेंगे, लाल, हरा और नीला। तो लाल, हरा और नीला, ये ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म क्या करता है। तो ऑप्शन देखिए, प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, B ये प्रकाश को गुजरने से रोकता है, या C ये उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर करता है, या D ये प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रिज्म का काम होता है प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। ठीक, तो आपने पढ़ रखा होगा विबग्योर वाला, हर बुक में दिया होता है। जैसे मान लीजिए, इसको मैं सही से बना देता हूँ अभी प्रिज्म को। तो जैसे मान लीजिए ये कोई प्रिज्म है, यहाँ से कोई सूर्य सनलाइट आ रही है, तो ये क्या करती है, जैसे ही सनलाइट इस प्रिज्म पर पड़ती है तो सबसे पहले तो इसका काम होता है आधार की ओर झुकना। आधार की ओर झुकती है और अलग अलग रंगों में ये डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अलग अलग रंगों में डिवाइड हो जाती है। तो इसी में जो सबसे नीचे का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो B यानी कि बैंगनी, ये वायलेट होता है, और जो सबसे ऊपर होता है वो होता है रेड।
ठीक। सबसे ऊपर क्या होता है, रेड यानी कि लाल। तो ध्यान रखेंगे तो ये चीज़ किस वजह से हो रही है, जो नीला और लाल रंग अलग अलग जो आपको बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये अपवर्तन की वजह से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन ना होता तो ये सनलाइट कहीं भी किसी भी मीडियम में, जैसे मान लीजिए अपवर्तन ना होता तो ये कोई लाइट आती और सीधे चली जाती, तो इसको कहते हैं कोई अपवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग डायरेक्शन में लाइट जा रही है, तो इसी को कहते हैं अपवर्तन की वजह से प्रकाश का झुकाव, यानी कि यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। तो यही है प्रिज्म का काम। और इस पूरे फिनोमिना को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का बिखराव कहते हैं। क्या कहते हैं, बिखराव या डिस्पर्जन। समझ में आ गया होगा। विबग्योर तो आपने पढ़ ही रखा होगा पहले ही। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जल की बूंदों से खाली स्थान फिर होकर इंद्रधनुष बनता है। तो इसमें इंद्रधनुष वाला कॉन्सेप्ट बताया गया है। तो ध्यान रखेंगे तो इसका जो विकल्प सही है, प्रकाश का प्रतिबिंबन, अपवर्तन, प्रतिबिंबन और अपवर्तन या प्रकाश का प्रसार, इसमें जो सी विकल्प है प्रतिबिंबन और अपवर्तन, ये आपका सही है। लेकिन ये मोस्ट एक्यूरेट आंसर नहीं है। सबसे अच्छा आंसर इसमें होता है जो इंद्रधनुष बनता है, ये आपका परावर्तन। ठीक है, अपवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इन तीनों फिनोमिना को मिला के जो है आपका इंद्रधनुष बनता है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि इंद्रधनुष बनने के पीछे प्रकाश की कौन सी 3 घटनाएं शामिल हैं, तो आपको तीनों बतानी है, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंबन और अपवर्तन ही इसमें माना जाएगा, बाकी कोई बहुत ज़्यादा एक्यूरेट विकल्प नहीं दिख रहा है, तो इसमें सी विकल्प हम मान सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको पता होगा कि इंद्रधनुष जब सूर्य जहाँ से निकलता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो इंद्रधनुष बनता है, जैसे मान लीजिए ये ईस्ट डायरेक्शन में सूर्योदय हो रहा है तो इंद्रधनुष पश्चिम में बनेगा। ठीक है, इसका उल्टा जैसे मान लीजिए शाम को सन कहाँ आ जाएगा, पश्चिम में आ जाएगा, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा, पूर्व में बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। बाकी ये जो इंद्रधनुष होता है ये 2 प्रकार का होता है, आपने पढ़ रखा होगा। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक इंद्रधनुष होता है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है, 2-1 लिख लेंगे और द्वितीयक इंद्रधनुष में 2-2 लिख लेंगे। ठीक है, तो प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है इसमें आपका 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है। और यहाँ पर जो 2-2 लिखा है यानी कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन, इसमें दोनों 2-2 बार होता है। ये चीज़ें पता होंगी। और प्राथमिक रंग में हमेशा क्या होता है, जैसा विबग्योर होता है वैसा ही होता है, यानी लाल रंग सबसे बाहर होता है और जो आपका बैंगनी रंग है वो सबसे अंदर होता है। तो इतनी सारी बातें हैं इसमें इंद्रधनुष में, आपको पता हो गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इंद्रधनुष समझ में आ गया सबको, और इंद्रधनुष से आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है। ठीक है, तो इसमें विकल्प देखिए, विद्युत उत्पादन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर्स और पावर ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले आपको जानना है कि ये फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है। ठीक, तो फाइबर ऑप्टिक्स क्या होता है पहले हम इसको देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो पतले पतले तार होते हैं उनसे प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई पतला सा तार है, ठीक है, और ये काहे का तार है, मान लीजिए कांच का तार है, और इस कांच के तार में से जो लाइट है वो जा रही है ऐसे करके, तो इसी टेक्नोलॉजी को क्या कह देते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स। कांच के पतले तारों से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमसे पूछा जाता है जो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है इसके जो औजार हैं ये पूछे जाते हैं। औजार मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है। तो किसके चीज बने होते हैं ये भी पहले देख लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं ये कांच का हो सकता है, या आपका क्वार्ट्ज का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है। इस इन तरीकों के
जो तुम्हारे जो आपके ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो होते हैं। इसके अलावा इसमें जो विकल्प दिया है कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है, तो सीधी सी बात है, तो कोई भी बता देगा विद्युत उत्पादन। फाइबर ऑप्टिक्स से विद्युत उत्पादन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो सकती। बाकी कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी इसका यूज होता है, सेंसर में भी यूज होता है और पावर ट्रांसमिशन में भी इसका यूज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है। विकल्प देखिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक या बिखराव, या हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। तो हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक, इसका कोई योगदान नहीं है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक आपका 2.417 होता है। ठीक है, ये हीरे का डायमंड का अपवर्तनांक है, इतना ज़्यादा होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरा चमकता क्यों है, तो इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि ये वाला विकल्प। ठीक, तो जब भी आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएं, चाहे हीरे का चमकना हो, ठीक है, चाहे और भी कोई चीज़ चमक रही हो, जहाँ पर भी आपको जो चमकना वर्ड दिखे, ये जो चमकना है, ये वर्ड जहाँ पे भी दिख जाए, आप आंसर क्या लगाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे अगर आपसे पूछा जाए समुद्र में सीपी का चमकना, नहीं ये वाला एग्जाम्पल नहीं, अभी मैं और आपको बताता हूँ इसके एग्जाम्पल, इसको बता देता हूँ। जो TIR के आपसे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के, तो एक तो हीरे का चमकना है, ये तो एग्जाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। एक कांच की दरार का चमकना, ये आपसे पूछा जाता है, कांच की दरार का चमकना, ये हो गया। एक आपसे जल में पड़ी परखनली का चमकना, ये भी पूछा जाता है, तो जल में परखनली का चमकना, ये भी किसका उदाहरण है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। ठीक है, तो ये इसका जो जो 19वां क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर था हीरे का निम्न अपवर्तन सूचकांक, ये इसका योगदान नहीं है, क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक बहुत ज़्यादा होता है। ठीक, आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन मामलों में पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है, जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो। जब प्रकाश प्रवेश करे शीशे से हीरे में, हवा से पानी में, हवा से शीशे में, या हीरे से हवा में। तो ध्यान रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो कंडीशन होती हैं। कितनी कंडीशन होती हैं, दो कंडीशन में होती हैं। एक तो प्रकाश जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाए, ठीक है, सघन टू विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश जाता है तब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। और दूसरा कंडीशन होती है आपतन कोण, जो होता है आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो, आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। ये दो कंडीशन होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखिए पहले ही दे रखा है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, इसका मतलब ये वाली कंडीशन तो पहले से ही एग्जाम ये क्वेश्चन में दे दी है, तो दूसरा ही इसका मतलब सही होगा, सघन टू विरल। तो सघन माध्यम को कहते हैं डेंसर मीडियम और विरल को कहते हैं रेयरर मीडियम। तो सघन माध्यम कौन सा, हीरे से हवा में, हीरा क्या है सघन माध्यम और हवा क्या है विरल माध्यम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। दो कंडीशन होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। ठीक है, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो ऑप्शन देखिए, अपवर्तन, परावर्तन, प्रत्याकर्षण या विकिरण। इसका सही जवाब होगा अपवर्तन। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये प्रिज्म है, यहाँ से लाइट गई तो ये अपवर्तन की वजह से ही आपकी डिस्पर्स होती है, अपवर्तन की वजह से ही अलग अलग रंगों में विभाजित होती है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अपवर्तन। विबग्योर भी मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। विकल्प देखिए, स्ट्रोबोस्कोप, टेलीस्कोप, हेलियोस्कोप, सन मीटर। इसका सही जवाब हो जाएगा हेलियोस्कोप। कैसे याद रखेंगे एग्जाम में, तो सूरज में क्या होता है, हीलियम होता है और हाइड्रोजन होता है।
ठीक है। इसी में तो नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो हीलियम से आपको हेलियोस्कोप याद रखना है, ठीक है। तो सूरज को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ओके, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखिए, खाली स्थान भरना है। तो एक रेले महोदय हैं जो ये आपके भौतिक विज्ञानी हैं, इन्होंने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता, फिर रिक्त स्थान है, तरंग दैर्ध्य के, फिर रिक्त स्थान है, फिर पावर के 7 अनुपात में होती है। तो इन्होंने बताया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता प्रतिलोमता यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है तरंग दैर्ध्य यानी वेव लेंथ की चतुर्थ घात के, ठीक है। तो इसका ए विकल्प सही है। तो इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दे रहा हूँ मैं। इसको कहते हैं प्रकाश के बिखरे हुए, ये जो बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता है इसको आई मान लेते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। आई क्या है? बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता है, और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है या तरंग दैर्ध्य है। तो तरंग दैर्ध्य की पावर क्या है? 4 है। तो ये चौथा हो जाएगा। ये जो रिलेशन है 1/, वाला, इसको व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली कहते हैं। तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक सूर्योदय के लगभग 2 मिनट बाद सूर्य दिखना, ये किसके जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसकी इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, सारे एग्जाम्पल बता दिए थे। जब भी ऐसा कुछ दिखे कि जो चीज़ वास्तविक है उसके आकार में परिवर्तन दिखे, वो टेढ़ी मेढ़ी दिखे, है ना, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होता है? आपका अपवर्तन, ठीक है। तो कौन सा इसमें दिया है? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इसका डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से सूर्यास्त के 2 मिनट पहले भी सूर्य दिखता है और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद भी सूर्य दिखता रहता है। तो इसका कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के डैश से संबंधित है। तो 4 विकल्प हैं, परावर्तन, प्रकीर्णन, परिक्षेपण या अपवर्तन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रकीर्णन। क्या होता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को इंग्लिश में कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर एक इमेज मैंने यहाँ पर लगाई है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले एक कोई लाइट है, हमने किसी सॉल्यूशन से गुजारी है। मान लेते हैं इसमें चीनी है, ठीक है, चीनी और पानी का मिश्रण है, और यहाँ पर हम कोलाइड है, तो इसका मतलब हम इसमें दूध मान लेते हैं, ये दूध का कोई सॉल्यूशन है, ठीक, दूध और पानी का मिश्रण है। तो हमने जैसे ही इसमें लाइट गुजारी है चीनी वाले विलयन में, तो आपको जो लाइट है ये दिख नहीं रही होगी चीनी में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि चीनी से लाइट पास ही नहीं हो रही है। लेकिन जैसे ही हम इसमें दूध वाले में से यही लाइट गुजारेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिख रहा होगा कि अंदर से, गिलास के अंदर से लाइट जो है ट्रेवल करती हुई दिखाई दे रही होगी। तो यही होता है टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। इसमें छोटे छोटे कण होते हैं। दूध में क्या होता है? दूध एक कोलाइडी विलयन होता है, आपने पढ़ रखा होगा। तो ये जो कोलाइडी विलयन होता है, इससे जब प्रकाश टकराता है तो ये प्रकाश को अलग अलग डायरेक्शनों में छितरा देता है, ठीक है, छितरा देता है। तो इसीलिए जो है ये आपको प्रकाश सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है? स्कैटर कर रहा है। तो बहुत सारे इसमें कण हैं तो स्कैटर करते हैं, तो ये सीधा सीधा आपको एक लाइट एक रे में दिखाई देती है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ये टिंडल प्रभाव आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि ये समांगी विलयन होता है या आपका होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। इसमें कण बहुत छोटे होते हैं, लाइट सीधे सीधे पास हो जाती है, जो इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं ये इसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई क्यों देता है, या क्यों दिखाई देना क्यों शुरू होता है? तो इसके विकल्प देखिए। कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, ये अपवर्तन की वजह से होता है, या सी ये प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है, या डी ये लंबन या पैरालेक्स त्रुटि की वजह से होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। तो पहले भी मैंने ये बात आपको बता दी है कि किसी भी चीज़ का अपना कोई रंग नहीं होता है। कोई भी चीज़ जैसी है वैसी इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वह जैसी है उसी रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है।
आपको एग्जाम्पल भी दिया था, हरी घास का बताया था या ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल बताया था। तो ये हरी घास जो है हरी क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से हरी लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रही है, परावर्तित कर रही है हमारी आँखों की तरफ। तो हरी लाइट को ही परावर्तित कर रही है, इसीलिए हमको हरी दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला कपड़ा अगर लाल रोशनी में देखेंगे, तो लाल रोशनी में देखेंगे तो लाल रंग को वो पूर्णतः अवशोषित कर लेगा, तभी तो वो काला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर हरे हरे रंग का कोई कपड़ा है, वाइट लाइट में देखेंगे तभी तो वो हरे रंग का दिखाई देगा, या हरे रंग में देखेंगे तब वो हरा रंग का दिखाई देगा। लेकिन लाल रोशनी में अगर किसी दूसरे रंग का कपड़ा देखेंगे तो हमेशा काला दिखाई इसीलिए देगा क्योंकि लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेगा वो। ठीक है, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 डिग्री पर झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो विकल्प देखिए 3, 4, 5, 2। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि यदि दो समतल दर्पण, मान लेते हैं एक ये दर्पण है और एक ये दर्पण है, ठीक, और ये दोनों थीटा एंगल पे झुके हुए हैं, ठीक, थीटा एंगल पे झुके हुए हैं और इनके बीच में कहीं पे कोई वस्तु रख दी जाती है ये, ठीक, तो इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है इस कंडीशन में, उसको लिखते हैं एन। एन बराबर होता है, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ इसको, एन बराबर, जैसे मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, दोनों थीटा एंगल पे झुके हुए हैं, तो यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो इसमें प्रतिबिंबों की संख्या जो एन होती है वो क्या होती है, 360 अपॉन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा क्या है, दोनों समतल दर्पणों के बीच का झुकाव, ठीक, 360 डिग्री अपॉन थीटा, ये फार्मूला होता है। लेकिन ये तब होता है जब 360 अपॉन थीटा क्या हो, एक विषम संख्या हो। तो यहाँ पर थीटा देखिए एग्जाम में, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दिया है, 90 डिग्री दिया है। तो एन बराबर जब हम रखेंगे 360 अपॉन 90, तो ये आपका 4 आ जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे विकल्प आंसर जो है इसका 4 नहीं होगा, 4 में से आपको 1 घटाना पड़ेगा। ठीक है, 4 1 घटाना पड़ेगा, तब इसका सही आंसर 3 आएगा। ऐसा क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे जब भी आपका जो 360 अपॉन थीटा है, अगर ये वैल्यू अगर आपकी सम संख्या आ रही है, तब आप उसमें से हमेशा 1 घटाएंगे। ठीक है, हमेशा उसमें से 1 घटाएंगे, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर ये 360 अपॉन थीटा अगर एक विषम संख्या आ जाती तो वही हमारा आंसर हो जाता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से, मान लेते हैं, अब कोई दूसरा एंगल मान लेते हैं, ठीक है, कोई ऐसा एंगल आप मान लीजिए जिसमें कि आपकी क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए। कोई भी एंगल सोच लीजिए आप, जैसे कि आप तो 9 9 चौक 36 हो जाएगा, इससे भी नहीं बनेगा। मान लेते हैं हम इसमें 40 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए 40 डिग्री पर झुके हुए हैं, थीटा 40 है, तो जैसे ही आप 40 डिग्री मानेंगे तो 360 अपॉन 40 हो जाएगा, तो 40 नीम, यहाँ पर 9 आएगा, तो यही 9 आंसर हो जाता। लेकिन जब भी ये 360 अपॉन थीटा अगर आपका सम संख्या आएगा तो हमेशा हम उसमें से 1 घटाएंगे, तभी हमारा सही आंसर आएगा। लेकिन अगर ये 360 अपॉन थीटा विषम आ रहा है तो वही आंसर हमारा हो जाएगा। इतना आपको पता होना चाहिए इसमें, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, बाकी और थ्योरी पढ़नी है आप कोई भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, सभी में दिया हुआ है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले पर प्रकाश डालने पर 7 रंग का दिखाई देना प्रकाश की किस घटना का परिणाम है। तो साबुन के बुलबुले पर प्रकाश डालने पर 7 रंग का दिखाई देना, ये आपका होता है व्यतिकरण। क्या होता है, व्यतिकरण। इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होती है, इसी की वजह से ये आपका बुलबुला 7 रंग का दिखाई देता है। यहाँ पर मैं परिभाषा और विभाषा नहीं बताऊंगा, ये आपसे नहीं पूछी जाती है, आपको एग्जाम में बस रटना है ये वाला, इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा क्यों होता है। तो इंटरफेयर आ रहा है, तो इंटरफेयर यहाँ पर देखिए, इंटरफेयर का मतलब होता है बाधा, अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, बाधा। और आपको याद होगा जैसे ही आप साबुन लगाते हैं
तो साबुन जब आँखों में चला जाता है तो क्या होता है, बाधा होती है, उत्पन्न होती है, रुकावट होती है, ऐसा लगता है कि मिर्च लग रही है आँख में। तो इसी बाधा या इंटरफेरेंस से आप याद कर लेंगे साबुन से, ठीक है। तो साबुन वाला एग्जाम्पल आप याद रखेंगे किससे, इंटरफेरेंस से। तो साबुन के बुलबुले पर 7 रंग का दिखाई देना क्या है, व्यतिकरण। याद हो गया, आगे बढ़े। आज का लास्ट प्रश्न है आपका 30वां प्रश्न, समुद्र में सीपी का चमकना प्रकाश की किस विशेषता के कारण होता है। तो सीपी का चमकना समुद्र में किसकी वजह से होता है, तो ध्यान रखेंगे प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। ध्रुवण का मतलब होता है पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो ये सब एग्जाम्पल इसीलिए मैंने सेट किए हैं क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हालांकि मुझे ये प्रीवियस ईयर में आपका नहीं मिल पाया सीपी का चमकना, लेकिन ये आपका पीसीएस आईएएस पीसीएस वाली बुक में दिया हुआ था, इसीलिए मैंने इसमें डाल लिया है। ये कभी भी आ सकता है आपका। तो प्रकाश तरंगों का ध्रुवण जो है ये सीपी का, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चन हैं ये आपके एनटीपीसी वाले तो नहीं हैं, तो वो मैंने अलग से लिए हैं। बाकी आपके जो 28 प्रश्न हैं ये आपके डिट्टो एनटीपीसी से मैंने उठाए हैं, ठीक है। तो प्रकाश तरंगों का ध्रुवण होता है समुद्र में सीपी का चमकना, इसकी वजह से। समुद्र में सीपी का चमकना किसकी वजह से है, तो पोलराइजेशन या प्रकाश तरंगों का ध्रुवण की वजह से। तो कैसे आप इसको याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर ध्रुवण में क्या वर्ड आ रहा है, ध्रुव। ध्रुवों पर क्या होती है, ठंड, और ठंड में क्या करते हैं, सीसी। तो सीसी से आप सीपी याद कर लीजिए, कुछ भी करिए बस याद रखिए कि प्रकाश तरंगों के ध्रुवण से समुद्र में सीपी चमकती है, ठीक। और बाकी आपके एग्जाम में ना तो आपको पोलराइजेशन से मतलब है कि पोलराइजेशन क्या होता है, मैं यहाँ पर बता दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई लाइट जा रही है, इसमें प्रकाश तरंगों के कण होते हैं, ये प्रकाश तरंग की संचरण की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। तो ये सब थ्योरी पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आना है, केवल आपसे एप्लीकेशन पूछा जाता है। ध्यान रखेंगे प्रकाश तरंगों के ध्रुवण की वजह से समुद्र में सीपी चमकती है। बढ़ें आगे, अगला प्रश्न देखते हैं। बस ये लास्ट प्रश्न है आज का, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये कई बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आते हैं, आप ध्यान रखेंगे 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास ये समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में। और ये भी आप याद रखिए 1.28 सेकंड ये है आपका चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है कितना, 1.28 सेकंड। क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के पास है इसीलिए इसको समय भी कम लग रहा है, सूर्य जो है बहुत दूर है तो इसीलिए उसको समय भी ज़्यादा लग रहा है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है अगर ये पूछा जाए तो 1.28 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड के आसपास। ओके, तो ये रहे आज के भौतिक विज्ञान के प्रश्न। ध्यान देंगे ये सभी प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिमिटेड समय में मैंने आपके लिए एनटीपीसी के सभी प्रश्न जो लाइट से पूछे गए थे कवर करने का प्रयास किया है, काफ़ी मेहनत लगी है इसमें। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिससे कि और बच्चे भी प्रीवियस ईयर से अपनी तैयारी कर पाएँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय